हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी इन दी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपके लिए मेंस की डीआई की सीरीज़ चला रहे हैं और साथ ही हम आपको मेंस लेवल का क्वांट एक्चुअली प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें हम 3 दिन मेंस की डीआई और 3 दिन अरिथमेटिक के सेशन करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज का आपका ये सेशन है। आरआरबी पीओ जैसा कि नोटिफिकेशन आ भी चुका है आरआरबीज़ का, तो हम उसी को फोकस करके अभी आपको डीआई करा रहे हैं मेंस लेवल की। तो आज की जो डीआई है आपकी वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। और इसी के साथ आप हमें हिंदी और कंप्यूटर के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। और चलिए आज हम अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं। और जो भी लोग हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो वो लोग जुड़ सकते हो। कल ही हमने वहाँ पर कल 25 PDF से डाली हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो आपके आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। और इसके साथ ही हम बहुत सारी ई बुक्स और फ्री PDF पहले से ही प्रोवाइड वहाँ करा भी चुके हैं। और मंथली आपको हम जीए के कुछ नोट्स भी दे देते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो इन चीज़ों के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो। हर चीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो ये देख लीजिए, ये आपकी आज की डीआई रहने वाली है। हिंदी वाले परेशान मत होइए, बिल्कुल बस इतनी सी डीआई है। तो इसमें मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा हिंदी में। तो एक बार आप लोग सब लोग देखिए इसमें क्या दिया गया है। और ये ऐसी डीआई है जो किसी भी बच्चे का दिमाग घुमा सकती है। अगर वहाँ पे आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल गई। बहुत सिंपल डीआई है अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो, और बहुत टफ डीआई है अगर आपकी अप्रोच बुरी है तो। आप देख लीजिए, मैंने खुद अपने हाथ से डिज़ाइन की है आज। यहाँ पे देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज, जो नीचे आपको ग्राफ है वो क्या दिखाता है, द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ 2 कंपनीज। ये जो ग्राफ है वो परसेंटेज प्रॉफिट दिखा रहा है। यानी कि जो आपका 70 दिया है तो वो एज अ परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, यानी कि उस ईयर में 70% का प्रॉफिट हुआ था 2 कंपनीज ओवर द ईयर्स। जो आपकी रेड लाइन है या फिर गोल डॉट से दिखाया गया है वो हमारी कौन सी कंपनी होने वाली है, वो हमारी होने वाली है कंपनी ए। और जो आपकी ब्लू लाइन है या फिर ट्राइंगल में आपको दिखाया जा रहा है वो हमारी रहने वाली है कंपनी बी। ठीक है, तो यानी कि और आपको नीचे एक फॉर्मूला भी दिया गया है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे काउंट किया जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर। पर सर ना हमें इसमें कहीं इनकम दी है ना एक्सपेंडिचर दिया है, केवल कुछ परसेंटेज दे दिया और आगे इस डीआई में क्या करें। अब देखो दिमाग एकदम से शॉक्ड होगा, लेकिन क्वेश्चंस देखो तब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और अप्रोच जितनी शानदार रखोगे उतनी ही आसानी से इन चीज़ों को कर पाओगे। और मैं पहले ही कह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले को कभी भी यूज़ मत करने लग जाना। इस फॉर्मूले को कभी भी यूज़ मत करने लग जाना। अगर इस फॉर्मूले के चक्कर में पड़ोगे तो ये डीआई बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। अब देखो, इनकम एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट बेस्ड अगर कोई डीआई हो तो वहाँ पे सबसे अच्छी जो चीज़ है, वहाँ पे मैं आपको अगर बताऊँ तो जो सबसे बेहतरीन अप्रोच आप रखें तो प्रॉफिट परसेंट, आप अपना प्रॉफिट परसेंट जो है ये आप प्रॉफिट ही रखिए। ये मान के चलिए हम सीपी और एसपी यानी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर चीज़ें कर रहे हैं। परसेंट प्रॉफिट इज ए काउंट एज ए परसेंट प्रॉफिट। ठीक है, और एक्सपेंडिचर, जो आपका एक्सपेंडिचर है वो हमारा कॉस्ट प्राइस इसकी तरह व्यवहार करता है। और जो हमारा इनकम है, दिस बिहेव्स लाइक सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो वही तो आपको फॉर्मूला दिया गया। अब आपको जहां भी एक्सपेंडिचर दिखे आप उसको सीपी मानना, और जहां भी आपको इनकम दिखे उसको आप एसपी मानना, और आपकी चीज़ें फिर आसानी से सॉल्व होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो जैसे आपको फॉर्मूला भी दिया गया है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि एसपी माइनस सीपी क्या आता था, हमारा प्रॉफिट आता था। और प्रॉफिट परसेंट किस पे काउंट होता था, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा काउंट होता है, तो अपॉन एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे इंटू 100 भी आएगा, इंटू 100 भी आएगा। ठीक है, ये इस चीज़ को आप याद रखना, ऊपर इंटू 100 भी रहता है फॉर्मूले में। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं कि सर हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तभी तो हम इन क्वेश्चन देख पाएंगे कि इस डीआई में एक्चुअल में है क्या। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है उसको जरा देखो।
कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक सेकंड में उसको सेट कर दूं जी। अब आप इसमें देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, हिंदी वाले परेशान मत हो, छोटे छोटे से क्वेश्चन है लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, कि इनमें से कौन से ईयर्स में द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है टू द इनकम, इनकम के साथ, वॉज द लीस्ट फॉर कंपनी बी, कंपनी बी के लिए आपके सामने जो ईयर्स दी गई हैं उन ईयर्स में सबसे कम रेशियो कौन से ईयर में है, और रेशियो किसका, एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम, इसका रेशियो सबसे कम कहाँ पर है, ये चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, तो हमेशा आप इस डीआई में एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी हम एक्सपेंडिचर को अगर कुछ भी काउंट करने का सोचेंगे तो हम हमेशा एक्सपेंडिचर को 100 के फॉर्म में मानेंगे। कितना मानेंगे हम, 100 के फॉर्म में मानेंगे। ठीक है, और इस 100 पर हम अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। फिर आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसे जब आप 100 में ऐड कर दोगे तो फिर जो आपका निकल के आएगा वो इनकम निकल के आएगी। तो कुल मिला के आपको क्या पता लग रहा है कि जो आपका एक्सपेंडिचर है उसे आप 100 की फॉर्म में हमेशा ही मानोगे, चाहे वो कौन सी भी साल हो। यानी कि अगर हम साल 1995 की बात करें कंपनी बी के लिए, तो आप देखते हो कि 105% आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि अगर उस साल एक्सपेंडिचर सपोज 100x रहा होता तो जो प्रॉफिट परसेंट हमारा 105% दिया तो हम किस पे निकालते, 100x का 105% निकालते, जो हमारा कितना आता, 105 आता। ये हमारा 105x आता, ये हमारा क्या होता, प्रॉफिट होता। और ये प्रॉफिट आप जब इस 100x में प्लस कर देते, यानी कि एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट जब आप जोड़ देते तो आपका 205x आता। ये हमारा क्या होता, इनकम होती। तो समझ रहे हो कि इनकम चेंज हो सकती है लगातार। अगर 100 की फॉर्म में ले रहे हो तो हर साल आपको जो अपना एक्सपेंडिचर है वो तो आपका 100 की फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो इनकम है वो डिपेंड कर रही है कि उस साल कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है, उसके आधार पर इनकम बदलती रहेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि हमको एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच का रेशियो देखना है और फिर हमें ये बताना है कि कौन से साल में सबसे कम रेशियो रहा है। सबसे कम रेशियो का क्या मतलब हो गया, जैसे आपने a अपॉन बी निकाला है तो a अपॉन बी की वैल्यू कौन से साल में सबसे कम आई है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। तो 1995 के लिए ज़रा देखो, अगर उस साल का मैं एक्सपेंडिचर 100x मान लूँ तो इनकम क्या आती, 105% के हिसाब से 205 आता x। और यहाँ से देखो जब आपका x से x अपने आप कट जाएगा, यानी कि अब आपका जो निकल के आता वो क्या निकल के आता, 100/205। और हमने ये पहले से ही कहा है कि एक्सपेंडिचर आप हमेशा 100 की फॉर्म में मानेंगे, और 100 की फॉर्म में मान रहे हो तो उसके बाद जो भी वेरिएबल लगा रहे हो उसका कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा, क्योंकि वो कट जा रहा है, कट जा रहा है ना। तो यानी कि हर साल में जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 100 की फॉर्म में रखेंगे तो 1996 में भी ये 100 रहेगा, 1997 में भी 100 रहेगा, क्योंकि हम केवल रेशियो की बात कर रहे हैं, रेशियो के फॉर्म में 100 रहेगा, अदरवाइज हमें वेरिएबल लगाना पड़ता। और 98 में भी 100 रहेगा, 99 में भी 100 रहेगा, 2000 में भी 100 रहेगा और 2001 में भी 100 रहेगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा कब का है, 1995 का है। और उसके बाद 1996 में 45%, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 145। उसके बाद 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 170। फिर देखो 80 है तो 180, और उसके बाद 75 है तो 175, फिर 160 और अंत में 175। हमें ये बताना है कि a अपॉन बी की वैल्यू कहाँ पर सबसे कम है, ये चीज़ ही तो हमें काउंट करनी है। तो ये देखो जब आपका हर जगह समान है, यानी कि अगर दो तरह की आप फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करके देखो कि दोनों जगह आपका हर समान है, एक जगह आपका बट्टे 1 लिख दे रहा हूँ, एक जगह आपका बट्टे 2 लिख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी सर।
और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इनमें से किसकी वैल्यू कम आई? सर अगर अंश में सब चीज़ें समान हैं, अगर न्यूमिनेटर में सारी चीज़ें समान हैं, तो डिनोमिनेटर में जहाँ पर भी सबसे बड़ा हमको एलिमेंट देखेगा वो हमें सबसे कम वैल्यू देगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर के अंदर आपको सबसे कम वैल्यू कहाँ मिलती है? यहाँ 175, 160, 175, 180, 170, 145 और 205। यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर 205 हमको सबसे अधिक वैल्यू दिखती है, यानी कि 100/205 सबसे कम वैल्यू देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ईयर हमारी कौन सी आएगी? 1995। ये हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता कि 1995 साल में कंपनी बी के लिए एक्सपेंडिचर रेशियो इनकम सबसे कम होता। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। और मैंने आपसे कहा था अगर आपकी डीआई सिंपल आएगी, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, तो आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल लेते हैं। इसमें देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, इफ सॉरी एक बार इसको, हाँ अभी ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिमेन सेम ओवर द ईयर्स, अगर जो अमाउंट है प्रॉफिट का, किसका अमाउंट? प्रॉफिट का अमाउंट, ठीक है, ओवर द ईयर्स, कंपनी ए के लिए अगर जो प्रॉफिट का अमाउंट है, प्रॉफिट परसेंट नहीं, प्रॉफिट का अमाउंट, ये अगर सेम रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, तो दिए गए कौन से वर्ष में द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है वो मैक्सिमम होगा कंपनी ए के लिए। अब देख रहे हो ना कि कितने अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। जब हमें कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं करना पड़ रहा तो हमारे लिए क्वेश्चन कितने स्टैंडर्ड बन रहे हैं। अब हमें अगर ये चीज़ पता है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो बहुत आसानी से इसे कर पाओगे। तो कंपनी ए के लिए बात हो रही है, तो 1995 साल के लिए जरा हम देख लेते हैं कंपनी ए को। आइए देखिए 1995 में जरा देखिए, 1995 के अंदर कंपनी ए के लिए अगर मैं अपना, हम सारी कुछ बात अभी कंपनी ए के लिए ही कर रहे हैं क्योंकि कंपनी बी का नाम ही नहीं लिया गया इस क्वेश्चन में। तो एक्सपेंडिचर, सर आपने कहा था कि 100 की फॉर्म में मानना, तो 100 की फॉर्म में अगर मैं एक्सपेंडिचर मानूं 100x, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट इस साल कितना दिया है? 70% दिया है। तो आपकी जो इनकम निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 170x, ठीक है। यानी कि आपका जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकल के आया वो कितना निकल के आया? 70x। यहाँ पे 70x निकल के आया। अब ऐसे ही जरा 1996 के लिए जरा काउंट करके देखो सर। फिर मैं आपको कुछ सिखाता हूँ। एक्सपेंडिचर 100 क्या मान लें? 22 मान लेते हैं। इनकम कितनी हो जाएगी? तो 90% का प्रॉफिट हो रहा है तो 190/22 हो जाएगी। यानी कि यहाँ से हमारा जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकल के आया वो कितना निकल के आया? 90/22 निकल के आया। लेकिन एक बात बताओ, हमसे क्या कहा गया है कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सबका सेम रहता है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सबका सेम रहता है, यानी कि 70x और 90/22 सब आपस में बराबर है। तो मैं ये मान लेता हूं जो सबका, मैं एक चीज मान ले रहा हूं मैं कि सबका जो प्रॉफिट है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, मान लो कितना आया? 100 आया। मान लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत आसानी से ये सवाल होते हैं। मान लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो 100 है, ठीक है, तो 70x की वैल्यू भी 100 के बराबर होगी और 90/22 की वैल्यू भी 100 के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? तो यहां से जब काउंट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 100/70, लगभग 10/7 आएगी। और यहां पे बाई की वैल्यू कितनी आएगी? 10/9 आएगी। अब मुझे ये बताना, इन दोनों ही चीज़ों को जब आप देखते हो तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 10/7 है x की वैल्यू और यहाँ पे 10/9 है, ठीक। तो x की वैल्यू 22 से बड़ी आएगी कि नहीं आएगी? यस सर, बिल्कुल आएगी। ये आएगी लगभग कितनी? 1.4, जबकि ये कितनी आएगी? 1.1 आएगी। तो अब मुझे जरा ये बताना, x की वैल्यू अगर 1.4 आई तो एक्सपेंडिचर यहां पे कितना आता? लगभग 140 आता। 1995 के लिए आता कि नहीं आता? जबकि 1996 के लिए आपका एक्सपेंडिचर कितना निकल के आता? फिर अगर बाई की वैल्यू 1.1 है तो 110 आता।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब ये बताओ कौन से ईयर का एक्सपेंडिचर ज़्यादा आया है? सर 1995 का। यानी कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारे हिसाब से जितना ये जो कैलकुलेट होके आ रहा है ना 70x और 90y, यानी कि x और y को अगर अभी हम छोड़ें तो जो भी वेरिएबल के साथ लगा है यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 90 है, तो इनमें जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू देगा एक्सपेंडिचर का, उनका मैक्सिमम आएगा। ये बात आपको समझ में आई कि 70 और 90 को जब आपने कंपैरिजन किया तो 70 वाले वेरिएबल के साथ एक्सपेंडिचर मैक्सिमम आया, यानी कि जो सबसे छोटा है उसका एक्सपेंडिचर मैक्सिमम हमें मिल रहा है। तो अब जरा देख लो, हाल हो जाएगा। यहाँ पे आपको कितना मिला? ये 70, फिर 90, फिर देखो 60। अब ये देखो 70 से छोटा 60 मिल गया, यानी कि 1997 का अब एक्सपेंडिचर मैक्सिमम चल रहा होगा। फिर आगे देखो 45, यानी कि 60 से भी छोटा मिल गया, तो 45 का एक्सपेंडिचर सबसे मैक्सिमम चल रहा होगा। फिर 105, 90 और 80। तो कौन सी ईयर का एक्सपेंडिचर मैक्सिमम रहा? 1998 का रहा कि नहीं रहा? और ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि क्यों रहा। ठीक है, यहां तक समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता? ईयर 1998 हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। देख लो, ये आपकी डीआई है। और मैं ये कह रहा हूं कि कल भी मैंने कई लोगों से कहा था ये इस बात को कि आपके लिए ये ट्रैप सेट किया जाता है कि अगर आप इस तरह की, आपकी अप्रोच अच्छी है, आपके पास नॉलेज बहुत है, तो आप इस तरह की डीआई को ईजिली 3 से 4 मिनट में 5 क्वेश्चन कर ले जाओगे। अदरवाइज जो बच्चा इसमें फंसा वो सिर्फ फंस के रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी in 1996 and 1997 were in the ratio of 17:5। तो हम मान लेते हैं कंपनी बी के बारे में बात हो रही है। तो इनका एक्सपेंडिचर एक तो 1996 में दिया जा रहा है और 1997 में दिया जा रहा है। तो एक जगह इनका 17:5 का है, यानी कितना मान लेते हैं? What was the respective ratio of their income? उनकी इनकम का रेस्पेक्टिव रेशियो क्या है? तो 17x इसको मान लो, 5x इसको मान लो। तो एक्सपेंडिचर अगर 17x रहा तो साल 1996 के लिए कंपनी बी को जरा देखो कितना आ रहा है? 45%। तो 17, और आपको किसका रेशियो निकालना है? उनकी इनकम का रेशियो निकालना है। तो इनकम का रेशियो निकालना है। इनकम इक्वल टू हमने क्या माना था? एसपी माना था। अब ये ठीक उसी तरह से मानो कि अगर आपका सीपी सपोज 10x है, 10% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका एसपी कैसे निकालते थे? सर 10x का 110% निकाल देते थे, तो जो हमारा आंसर आता था वो एसपी आ जाता था। यानी कि अगर अब 17x मेरा एक्सपेंडिचर है और 45% प्रॉफिट है, तो इसका 145% निकाल देते हैं, तो वो क्या निकल आएगा? आपका इनकम निकल आएगी। और ऐसे ही 5x अगर आपका एक्सपेंडिचर है तो साल 1997 के लिए आपका कितना? 70% आपका प्रॉफिट परसेंट है, तो 170% इसका निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारा सर आ जाएगा इनकम। और इनकम हमें चाहिए रेशियो ही तो निकालना है। अब निकाल दीजिए इसका रेशियो, कितना आसानी से निकाल पाओगे? एक्स से एक्स कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 17, 10, यानी कि 145 रेशियो 50, 5 से कट जाएगा 19 रेशियो 10। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, 3 क्वेश्चन हुए। केवल पहला ऐसा क्वेश्चन मिला है जिसे डुएबल कहा जा सकता है अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज है तो। अदरवाइज बच्चे वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वहां से चीज़ें निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगर डे पसंद आ रही है दोस्तों, सेशन को लाइक किए बिना जाना मत, ठीक है? इसे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वॉज मैक्सिमम फॉर कंपनी ए? कौन सी साल के अंदर कंपनी ए का जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है? बताइए। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमम है। अब बहुत से बच्चे देखेंगे कि कहां पे प्रॉफिट परसेंट सबसे ज्यादा मिला है। 105% यहां मिला है, इसी को आंसर दो और आगे बढ़ जाओ। अगर ऐसा किया तो ये आपके काट के ले जाएगा 1.25 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1.325
लगभग 1.375 मार्क्स आपके काट ले जाएगा। क्यों काट ले जाएगा सर? ये पूछा जा रहा है कि कौन सी साल में अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हाईएस्ट है। तो एक बार सर करके दिखाओ, तब हम देखेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो 1995 के लिए जरा देखो, 1995 के लिए जरा देखो, और 1996 के लिए जरा देखो, हाल आपको क्लियर हो जाएगा। 1995 में एक्सपेंडिचर में कितना मान लूँ, 100x मान लूँ। अब देखो इनके बीच में कोई रेशियो तो दिया नहीं है ना, इनके बीच में कोई संबंध दिया है कि 1995 और 96 में एक्सपेंडिचर के बीच में क्या संबंध था, नहीं पता। तो दूसरा क्या हमें भी वेरिएबल मानना पड़ेगा 1996 वाला। 1996 में 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो 1995 में सर ये बताओ कितना प्रतिशत का आपको प्रॉफिट मिला है, 70% का। 70% का अगर प्रॉफिट मिला है तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 70x हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 90/। अब ये बताओ 70x बड़ा है या 90/, बड़ा है, बताओ जरा। सर बता तो हम तब पाएंगे जब हमें x और y की वैल्यू पता हो। मान लीजिए अभी x की वैल्यू 100 हो जाए और y की वैल्यू 2 ही रह जाए, तो हमारा 70x वाला बड़ा हो जाएगा। और अभी 70x की x की वैल्यू 10 हो जाए और y की वैल्यू 10 हो जाए, तो फिर y वाला बड़ा हो जाएगा। यानी कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे। क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें इनके एक्सपेंडिचर के बीच में कोई भी संबंध नहीं पता है, और जब तक संबंध नहीं पता एक्सपेंडिचर्स के बीच में, तो आप इन्हें रिलेट नहीं कर सकते। तो ये बताओ, जब 2 सालों को रिलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे तो 7-7 सालें दी हुई हैं, तो इन्हें तो आपस में रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कांट से, ठीक है। और ये अगर आपको नॉलेज है तो केवल टिक करके आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। अदरवाइज सबके नंबर काट ले जाता। आज का आखिरी क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आज आपके लिए है। यहां पे देखो, इफ द इनकम ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2001, एक सेकेंड, चलिए ऐसे पढ़ लीजिए। इफ द इनकम ऑफ अ कंपनी बी इन द ईयर 2001, कंपनी बी की जो इनकम है 2001 में कितनी है, 200 लाख। कंपनी बी की 2001 में इनकम कितनी है, 200 लाख रुपए। हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द सेम ईयर, कि कंपनी बी का उसी साल में एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा। तो 2001 में सर पहले ये बताओ कि उससे फायदा कितना हुआ है, 75% का फायदा हुआ है। यानी कि एक्सपेंडिचर अगर 100x है और 75% का फायदा है, तो इनकम कितनी हो जाती, 100x का आप कितना निकालते, 175x निकालते। यानी कि 175x आपकी क्या हो जाती, इनकम हो जाती कि नहीं, हाँ या ना। जैसे 100 रुपए की अगर चीज़ है आपकी और उस पर 10% का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो 110 की बेची है। उसी तरीके से अगर 100x का एक्सपेंडिचर है, 75% का प्रॉफिट है, तो 175 उसकी इनकम है। और ये 175x किसके बराबर है, 200 लाख की, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 200/175। कैलकुलेट करके देखो, 8/7। तो एक्सपेंडिचर कितना निकल के आता, 100x माना था, 100 इंटू 8/7। इसको कैलकुलेट कर लो, 800/7 लगभग कितना आता है आपका, बताइए। 7 एकम 7, 1 4 114 पॉइंट करके कुछ आता, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। तो जितने भी लोगों को सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो। हिंदी, कंप्यूटर और क्वांट के मेंस के लिए बहुत बेहतरीन लगातार कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और रियल कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे अब अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोस का आनंद लेते रहिए।